द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ एक दफ़ा फिर स्वीडन से शरीके गुफ्तगू हैं प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज सर हम बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट के बारे में। पाकिस्तान की जो टेक्स्ट बुक्स हैं और इवन अदरवाइज हिस्ट्री बुक्स में भी नेहरू रिपोर्ट को बहुत नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जाता है कि गोया इससे जो है पार्टिंग ऑफ द वेज हो गई, मुसलमानों ने समझ लिया कि हमें यूनाइटेड इंडिया में कोई राइट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन आपने अपनी जिनाब वाली बुक में ये लिखा है कि इट वाज अ वेरी रीजनेबल एंड प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट। जी, तो व्हाई डिड यू यूज दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज एंड दिस प्रेज फॉर नेहरू रिपोर्ट? क्योंकि अगर आप नेहरू रिपोर्ट को केयरफुली पढ़ें जी और उसका एनालिसिस करें, तो इससे ज़्यादा एक रीज़नेबल फ्रेमवर्क इतने कॉम्प्लेक्स इंडियन सोसाइटी को इकट्ठा रखने का, जिसमें इनफरादी जो प्रोविंसेस की आइडेंटिटी है वो भी कायम हो और एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो जो सारे इंडिया में एक किस्म की नेशनल वैल्यूज़ को प्रमोट करे, ताकि नेशन के अंदर एक इंटेग्रिटी हो, इंटीग्रेशन हो और वो एक स्मूथली एक पॉलिटिकल सिस्टम काम करे। क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ, इसलिए मैंने उस रिपोर्ट को बड़ा डिटेल में अपनी किताब में स्टडी किया है। और अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ी इसकी बैकग्राउंड भी आपको दे दूँ मैं। जी जी प्लीज। सबसे पहले ये है कि इसके पीछे जो इस तरह पाकिस्तान नैरेटिव में जो एक डिस्टॉर्शन है ना, वो ये है कि जी लखनऊ पैक्ट तो जिन्ना साहब ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर, विच इज़ एक्चुअली करेक्ट, ये बात दुरुस्त है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बाद में जिन्ना साहब ने कांग्रेस को छोड़ दिया, जबकि वो क्या कहते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुई। यानी जब एक अंग्रेज़ों के खिलाफ तकरीरों से निकल के गलियों में और कूचों में आप एजिटेट करने की सियासत की तरफ आए, तो वो उससे अलग हो गए। सो और 1924 में लाहौर में जब इजलास हुआ मुस्लिम लीग का, जहाँ पे जिन्ना साहब वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, तो वहाँ उन्होंने 2-3 और चीज़ें डिमांड कर दी। यानी कि देखें, ये याद दिलाने वाली बात है, लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस यानी हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस में तकरीबन डबल रिप्रेजेंटेशन मिल गई थी। जी लेकिन बंगाल और पंजाब में उसको बैलेंस करने के लिए उनकी रिप्रेजेंटेशन कम कर दी गई थी। और लेकिन सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, यही वजह थी कि अलामा इकबाल ने अपना जो मशहूर खुतबा था उनका 1930 वाला, जी, उसमें लखनऊ पैक्ट को एक पिटफॉल करार दिया है कि जिसमें मुस्लिम लीडरशिप जा गिरी। बिल्कुल सही है। और ये मेरी किताब के अंदर भी, जो अगर आपने पढ़ा है, तो वहाँ मैंने ये पूरा इकबाल की ऑपोजिशन जो है टू लखनऊ पैक्ट पूरी दी है। तो बात ये है कि ये तो इट वाज़ अ ब्रीच ऑफ द लखनऊ पैक्ट। अगर मुस्लिम माइनॉरिटी हिंदू हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस में इनको डबल मिल रहा था, तो बंगाल और पंजाब में तो उनकी रिप्रेजेंटेशन बैलेंस करने के लिए कम होनी चाहिए थी। लेकिन 1924 को जो इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, उसमें कहा कि जो बंगाल और पंजाब की मुस्लिम मेजॉरिटीज़ हैं, उनको रिस्टोर किया जाए। और आपके दो पाकिस्तानी, ये पाकिस्तान में असल में पढ़ने लिखने का, क्रिटिकल थिंकिंग का, एनालिसिस का कोई रिवाज नहीं है। हमारे दो स्कॉलर्स, एम रफ़ीक अफजल, जिनकी सबसे अथॉरिटेटिव किताब है मुस्लिम लीग के ऊपर, जी और वो अभी, देखिए मैंने जी। हाँ, और आप देखें ये सिकंदर हियाज साहब की जिन्ना द कैरिस्मेटिक लीडर, उन दोनों को मैंने कोट किया है कि लखनऊ पैक्ट के बाद ऑलरेडी इन 1920 जी मुस्लिम लीग में लखनऊ पैक्ट से दूर सोच आ गई थी। उसकी वजह यही थी, अलामा इकबाल, सर फजले हुसैन, मियाँ शफी पंजाब के अंदर, बंगाल के भी लीडर जो हैं, वो ये नहीं थे चाहते कि उनकी मेजॉरिटीज़ को कुर्बान किया जाए
माइनॉरिटी प्रोविंसेस में मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो बात यह है कि हु रिप्यूडिएटेड, किसने रिजेक्ट किया लखनऊ पैक्ट को, ये बात है ना। अच्छा सर, हमारे इसमें दो, जो है ना, बात तो सुने, मेरी बात सुने, जी, हमारे दो अपने स्कॉलर जो हमारी यूनिवर्सिटीज में मोहतरम किस्म के स्कॉलर्स गिने जाते हैं, या उन दोनों ने कहा है कि द मुस्लिम लीग रिप्यूडिएटेड होता है कि मानने से इनकार कर दिया या लखनऊ पैक्ट को। या तो तो उसके, और जिन्ना साहब ने 1924 में इस पूरे रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया। तो दैट्स राइट। अगर आप देखें कि लखनऊ पैक्ट की को से दूर कौन गया है, तो वो तो मुस्लिम लीग और जिन्ना साहब गए हैं ना। दैट्स सो राइट। दिस इज हाउ। और वो जिसका जसवंत सिंह की आप बात कर रहे हैं, ही इज नॉट अ स्कॉलर, वो तो एक पॉलिटिशियन थे जिन्होंने किताब लिखी है विद अ लॉट ऑफ फीलिंग। मैं उनके एफर्ट की अपना डिमीन नहीं करना चाहता, बट उनकी कोई रिसर्च अथॉरिटेटिव नहीं है। जी, वो उन्होंने, कहते हैं जी, वो हाँ, कहते हैं उन्होंने जी, एक्यूज किया है नेहरू रिपोर्ट को कि जी इसने सबवर्ट कर दिया लखनऊ पैक्ट को। हाँ, the truth is the other way, that the Lucknow Pact was rejected by the Muslim League itself in 1924 at Lahore। और राइट। हमारे दो स्कॉलर जो हैं वो कोटेड है मेरी किताब में, जिना अली में। तो लिहाजा ये बहस का जो रुख है क्रोनोलॉजिकली वो बिल्कुल बदल जाता है। अब अच्छा आते हैं सर, हाँ जी, रफीक अफजल साहब, जिनको जी, मैं भी जानता था, बड़े रिस्पेक्टेड वो स्कॉलर थे कायदे आजम यूनिवर्सिटी में, और जी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी इंटरव्यू की, लेकिन वो उन्होंने एग्री ना किया। तो अच्छा, वो तो अब तो वफात पा चुके हैं। उनकी जो किताब है जिसका आपने भी रेफरेंस दिया, जी। उसमें उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है कि मुस्लिम लीग के एक इजलास में नेहरू रिपोर्ट के हक में एक रेजोल्यूशन पास यार किया बात गया। सुने चौधरी जी। साहब, मुझे इजाजत दें, आई एम कमिंग टू ऑल दैट। हम्म। ये सारी चीजें मेरी किताब में भी है। रफीक अफजल इज नॉट द ओनली वन। उस अपना चौधरी खलीकुज़्ज़मान की जो किताब है, पाथवे टू पाकिस्तान, उसके अंदर पूरी डिटेल है। लेट मी ब्रिंग ऑल दोस फैक्ट्स एज वी गो अलोंग। अभी तो मैं नेहरू मैं रिपोर्ट, सिर्फ ये करना चाह रहा था क्योंकि रफीक अफजल ने जहां ये जिक्र किया है ना, जी, उसमें उन्होंने उसको काफी मिनिमाइज करने की भी कोशिश की है, और ये तासुर दिया कि जी उस इजलास में, मुस्लिम लीग की उस मीटिंग में ना, बड़ा कोई पेंडेमोनियम था, कोई बड़ी कोई डिसिप्लिन नहीं था, और जल्दी जल्दी में उन्होंने वो करारदाद पास कर ली। कौन सी करारदाद? यही नेहरू रिपोर्ट के हक में जो करारदाद थी। तो यार वो बाद में आते हैं ना, पहले नेहरू रिपोर्ट को एनालाइज तो कर लें फिर। जी। यही मैं कह रहा हूं, आप डोंट जंप प्लीज। हम्म। लेट मी, गिव मी द चांस राइट। टू फर्स्ट गो थ्रू द नेहरू रिपोर्ट, और उसके बाद 1929 में जो हुआ है उस पे आएंगे ना। अब हम जंप कर रहे हैं। ओके। हाँ, तो इसी दौरान में साइमन कमीशन अंग्रेजों ने अपॉइंट किया था, जिसमें ऑल वाइट एक कमेटी आई थी। 1919 के जो था ना इंडियन एक्ट, उसमें था कि विद इन 10 इयर्स एक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक नया एक्ट लेके आएंगे हम। तो राइट। साइमन कमीशन वाज सेंट टू इंडिया टू टॉक टू इंडियंस, ताकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो दिया जा सके हिंदुस्तान के लिए। लेकिन उसका बॉयकॉट किया हिंदुस्तान की अक्सर पार्टीज ने, मसलन कांग्रेस ने रिजेक्ट किया, और जिना मुस्लिम लीग के स्प्लिट हो चुकी थी। सर शफी ग्रुप जो था वो क्योंकि 1927 के अंदर मुस्लिम लीग ने जिना ने मान लिया था कि हम सेपरेट इलेक्टर्स को खत्म कर देते हैं, लेकिन 1/3 रिप्रेजेंटेशन पे उन्होंने फिर भी जोर दिया था, जिसके बाद मुस्लिम लीग में स्प्लिट हो गई, क्योंकि सर शफी सेपरेट इलेक्टेड्स के हक में थे और जिना साहब वॉज विलिंग टू गिव इट अप अगर 1/3 रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों की सेंट्रल असेंबली में हो। समझ गए आप? जी जी। तो जब साइमन कमीशन आया तो शफी ग्रुप ने, जिसमें अलामा इकबाल उनके साथ थे, साइमन कमीशन का लाहौर में वेलकम किया, और जो लोग जिना साहब के साथ थे उन्होंने बॉयकॉट किया। कांग्रेस ने बॉयकॉट किया, हिंदू महासभा ने बॉयकॉट किया, और जमीयत उलमा हिंद ने बॉयकॉट किया। ये सारी जो पार्टीज हैं उन्होंने बॉयकॉट किया था। कुछ लॉयलिस्ट पार्टीज ने उन्हें वेलकम भी किया था। ठीक है,
अब होता ये है कि जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बिरकन हेड, उन्होंने कहा था कि द इंडियंस आर इनकेपेबल ऑफ अग्रीइंग ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशन। इस टॉन्ट के बाद, यानी एक, जो टॉन्ट का क्या तर्जमा होगा यार, एक, तो ताना ताना दिया था उन्होंने। हाँ, इस ताने के बाद जी। फिर कांग्रेस ने ऑल इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया कि हम सब मिले, बैठे और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मूला बनाए जो सबको काबिले कबूल हो। तो अगर आप चाहें तो मैं उन सारी पार्टीज का नाम भी पढ़ के बता दूं नहीं आपको। नहीं, वो अंडरस्टूड है, काफी पार्टी थी और मुसलमान भी थे उसमें। नहीं नहीं, मुसलमान कई थे, मेरा मतलब है। यस, और जितनी भी मुस्लिम या, पार्टीज थी सब इनवाइटेड दैट्स थी। राइट। उसमें हिंदू महासभा भी थी, या, उसमें कम्युनिस्ट पार्टीज के कई विंग या, थे, उसमें पारसियों की पार्टीज थी, उसमें साउथ इंडियन एंटी दैट्स राइट, ब्राह्मण पार्टीज भी थी। नो पार्टी वर्थ द नेम वाज नॉट इनवाइटेड। दैट्स राइट। तो मुस्लिम लीग में भी वाज आल्सो इनवाइटेड, लेकिन जिन्ना साहब ने, और उसकी जो है ना पहली सदारत, ये डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने की थी। और इसके बाद एक कमेटी बनाई गई जो कि फिर हर एक की बात सुने और फाइनली एक रिपोर्ट तैयार करे। राइट। और उसका चेयरमैन मोतीलाल नेहरू को बनाया गया, जो जवाहरलाल नेहरू के वालिद थे। अपना जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस आल्सो जॉइंड दिस, और नेहरू बिकेम द सेक्रेटरी ऑफ दिस कमेटी। ठीक है, ये इसकी पूरी बैकग्राउंड मैं बता दूं आपको। मुस्लिम लीग के दो मेंबर्स ने इसमें अलबत्ता हिस्सा लिया था, अली इमाम ने और शुएब कुरैशी ने। लेकिन जिन्ना साहब खुद जो हैं, जब ये डिस्कशन शुरू हुई थी मई में 1928 में, तो वो खुद लंदन चले गए थे या पता नहीं पेरिस चले गए थे, या, जहां उनकी बीवी जो है बीमार। रटी, वो बीमार थी उनके तीमारदारी के लिए। ठीक है, ये है या, बैकग्राउंड। तो ही बॉयकॉटेड दैट। अब नेहरू रिपोर्ट जो है, अगर उसको देखा जाए तो मैं उसकी मेन प्रोविजंस आपको बताता जाता हूं और उसकी आर्गुमेंट्स भी बताता जाता हूं। सबसे पहली तो ये थी कि इंडिया जो है वो एक डोमिनियन बनाया जाना चाहिए। देखिए, अंग्रेजों ने जहां जहां अपनी सेटलर कॉलोनीज थी, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, इधर वहां पे डोमिनियन स्टेटस दे दिया था, जिसका मतलब ये था कि टिटुलर हेड यानी सरमोनियल हेड स्टेट का द ब्रिटिश मॉनर्क होगा, लेकिन बाकी सारी आज़ादी होगी उन डोमिनियंस को कि अपने कानून बनाए। गवर्नर जनरल जो था अपॉइंट होता था एज द हेड ऑफ द स्टेट प्रैक्टिकली हर डोमिनियन के लिए। लेकिन अंग्रेजों ने डोमिनियन स्टेटस इंडिया को नहीं था दिया हुआ, बिकॉज इट सीम्स के अंग्रेजों की सोच में इंडियंस वर नॉट कैपेबल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। समझ गए राइट। आप? अच्छा, इस हवाले से ये पहली डिमांड तो ये थी। दूसरी ये थी कि इंडिया का कोई स्टेट, इस स्टेट का स्टेट रिलीजन कोई नहीं होगा। यस, दैट्स ट्रू। ये इसके अपना मेन एंड वुमेन विल हैव इक्वल राइट्स। यस। इसकी नेशनल जुबान जो है वो हिंदुस्तानी होगी, जिसकी दो रस्मुल खत होंगी, देवनागरी और हमारी पर्शियन उर्दू। ठीक है, ये दोनों थी। इंडिया विल बी अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। यस। मेरे ख्याल से 39 सब्जेक्ट्स जो हैं वो सेंटर को दिए गए थे और 67 सब्जेक्ट्स वर गिवन टू द प्रोविंसेस। राइट। एक और बात जो थी कि एडल्ट फ्रेंचाइज की बुनियाद पे इलेक्शंस होंगे। यस। उन्होंने कहा कि क्योंकि एडल्ट फ्रेंचाइज की बेसिस पे इलेक्शंस होंगे, लिहाजा आर्टिफिशियल जो है मेजॉरिटीज माइनॉरिटीज वेटेज की जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि वरना कैसे आप इवेल्युएट करेंगे कि एक मुसलमान का वोट और एक हिंदू का वोट अगर इक्वल नहीं है, अगर औरत और मर्द का वोट इक्वल है तो हिंदू और मुसलमान का भी तो होना चाहिए ना। व्हाई शुड द मुस्लिम हैव 1.5 वोट एंड हिंदू 1 वोट? अगर दलित के पास भी वोट एक ही है और ब्राह्मण के पास भी है, तो एवरीबॉडी शुड हैव 1 वोट एज 1 पर्सन। ये भी बड़ी एक साउंड आर्ग्यूमेंट है, क्यों जी, फ्रॉम अ डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। और उन्होंने कहा कि
सिंध जो डिमांड थी मुस्लिम लीग की कि इसको एक सेपरेट प्रोविंस बना दिया जाए और हिंदू महासभा ने उसे अपोज किया था, उसके ऊपर रिपोर्ट ये थी कि ये हिंदू महासभा की जो पोजीशन है इसको हम नहीं मानते, क्योंकि एक नेचुरल मेजॉरिटी तो सिंध की है ही मुसलमानों की, तो वहां पे सिर्फ ये चेक किया जाए कि उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने हैं कि बॉम्बे से अलग कर दिया जाए तो वो एक फीजिबल प्रोविंस बन सकेंगे या नहीं। अगर बन सकेंगे तो सिंध को भी हम एक अपना प्रोविंस करार दे देते हैं। अब इन 4-5 अच्छा एक और बात उन्होंने की कि मुसलमान जो हैं वो कोई ऐसी मिनॉरिटी नहीं है जो पिस के रह जाएंगी इस फेडरेशन में। राइट। उसकी वजह यह है कि ये 25% ऑफ द पॉपुलेशन है और 5-6 प्रोविंसेस में तो ये मेजॉरिटी में है। तो ये अलबत्ता हो सकता है कि आपको प्रोविंशियल लेवल पे जितनी आपकी परसेंटेज है पॉपुलेशन की उतनी सीट्स आपके लिए रिजर्व कर दी जाए। राइट। क्योंकि वन मैन वन वोट हो गया है ना, मुसलमान और हिंदू का भी एक है, औरत और मर्द का भी एक है, ब्राह्मण और दलित का भी एक है। सो दिस इज द प्रिंसिपल, एवरीबॉडी हैज वन वोट एंड दैट्स ऑल। तो ये भी था कि अब इसको अगर आप कहें कि ये मुसलमानों के खिलाफ था या कुछ था, तो आई वांट टू बी टोल्ड कि वो क्या आर्गुमेंट है। उन्होंने ये कहा था सेपरेट इलेक्टेड्स जो हैं, और ये बड़ी साउंड आर्गुमेंट थी जी। और ये अंग्रेजों ने खुद कहा था कि सेपरेट इलेक्टेड्स मुसलमानों को फायदा पहुंचाते हैं या नहीं, हमें बहुत फायदा पहुंचाते हैं, क्योंकि दिस कीप्स द हिंदूज एंड मुस्लिम्स सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, और ये हमारे साथ मिलके काम। तो इट्स वेरी क्लियर कि सेपरेट इलेक्टेड्स हिंडर द क्रिएशन ऑफ इंडियन सेंस ऑफ नेशननेस। ठीक है ना। तो अगर इस फ्रेमवर्क में देखा जाए, इसके बाद 1929 में दिल्ली के अंदर ये अपना मुस्लिम लीग का इजलास बुलाया गया नेहरू रिपोर्ट पे पोजीशन लेने के लिए जी। और वहां पे आपने एम रफीक अफजल साहब का भी जिक्र किया, लेकिन उससे ज्यादा डिटेल दी है चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने अपनी किताब में। वो कहते हैं कि मजे की बात यह है कि मुस्लिम लीग के 2-3 फैक्शन थे। एक तो था ना शफी ग्रुप जी, और एक था जिना ग्रुप जो बन चुका था साइमन कमीशन के बाद। साथ साथ एक खिलाफतिस्ट थे, वो लोग जो खिलाफत मूवमेंट के जरिए मुस्लिम लीग में भी आए थे। अच्छा, ये 3-4 ग्रुप जो हैं, ये जब वहां पे इकट्ठे हुए तो जो ग्रुप नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना चाहता था वो वहां पे बिल्कुल तैयारी से आया हुआ था कि नहीं, ये नेहरू रिपोर्ट जो है ये एक्सेप्टेबल है। अच्छा, ये भी बता दूं, उस नेहरू रिपोर्ट की तैयारी में जिन लोगों ने हिस्सा लिया उसमें अपना अली इमाम का नाम भी वहां दिया गया है जी। और मौलवी अब्दुल कादर कसूरी का भी दिया गया है, जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर खुर्शीद कसूरी के दादा हैं। That's right. तो इन लोगों ने इस नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने में पूरी कंट्रीब्यूशन दी थी। That's true. तो अच्छा, वहां पे जब ये इजलास शुरू हुआ तो इतनी देर में खबर आई कि हम कोई अपना एक रेड होने वाला है, और जब रेड हुआ तो वहां पे गुंडों ने आके वहां पे जो नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना चाहते थे उनको पकड़ पकड़ के वहां से पंडाल से बाहर फेंक दिया। और फिर जिना साहब आए, क्योंकि जिना एंड शफी वर मीटिंग बाय दैट टाइम, उनकी निगोशिएशन चल रही थी। जिना केम इन, और तब जो नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ ग्रुप था उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट किया। तो मुस्लिम लीग का जो फैक्शन उसके हक में था उसको फिजिकली वहां से गुंडागर्दी के जरिए निकाला गया। लेकिन वो करारदाद अप्रूव कर चुके थे बाय दैट टाइम। कौन लोग? वो जो जिस फैक्शन को निकाला गया, हाँ, वो एक ठीक है, रेजोल्यूशन अडॉप्ट की जा चुकी थी नेहरू रिपोर्ट के हक में। आई सी, ये आपने और डिटेल्स दे दी हैं। अगली एडिशन जो जिना की आएगी उसमें किताब में ये भी डाल देंगे कि एक रेजोल्यूशन उसके हक में भी है। चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने उसका ये जिक्र नहीं किया। उसने कहा है कि जब ये इजलास शुरू हुआ तो ये खबर आई कि रेड होने वाला है, एंड एज सून एज द इंफॉर्मेशन केम तो रेड भी हो गई, और सैयद शमसुल हसन जो है
जो असिस्टेंट सेक्रेटरी थे मुस्लिम लीग के दिल्ली के, ही Yeah. वाज लीडिंग द गुंडास जिन्होंने ये सारा कुछ किया है। तो एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। राइट। अब बात करते हैं कि इसमें एंटी मुस्लिम बात क्या है जी, जरा मुझे आप बताएं। प्रोविंसेस के राइट्स भी माने गए हैं और सेंटर स्ट्रांग हो, इसके बगैर कभी मॉडर्न दौर में कोई स्टेट चल सकती है? मैंने कई दफा कहा है कि आप देखें, जब पाकिस्तान बन गया और जिन्ना साहब गवर्नर जनरल बने पाकिस्तान के, तो जो सेंटर पाकिस्तान में बनाया गया वो तो 100 गुना ज्यादा पावरफुल था, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बना। उन्होंने वही नेहरू रिपोर्ट की बुनियाद पे प्रोविंसेस और सेंटर की पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो व्हाट इज एंटी मुस्लिम अबाउट इट? दैट्स ये राइट। पाकिस्तान में बहुत डिस्टॉर्शन होती है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। अच्छा सर, उसके बाद फिर जिन्ना साहब ने अपने 14 पॉइंट्स दिए और वो बड़े इंटरेस्टिंग है 14 पॉइंट्स। इनको जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, नेहरू सेड के जिन्नाज रिडिकुलस 14 पॉइंट्स। मसलन उसमें ये कहा गया कि मुसलमान जो हैं उनको पूरे जितने भी सूबे हैं सब में 33% रिप्रेजेंटेशन दी जाए, मिनिस्ट्रीज में भी और उनकी जो असेंबलियों की रुकनीयत है उसमें भी और सेंटर में भी। तो दिस इज वेरी स्ट्रेंज, इट इज नॉट डेमोक्रेटिक डिमांड। वही तो मैं कह रहा हूं, जिन्ना साहब की जो ये बातें हैं, इनमें डेमोक्रेसी कहां नजर आती है? जब नेहरू रिपोर्ट में ब्राह्मण और दलित, जो हिंदू सिस्टम के अंदर एक इनइक्वालिटी है, उनको उन्होंने जीरो कर दिया और ब्राह्मण को वोट एक दिया और दलित को भी दे दिया, औरत को और मर्द को भी वोट इक्वल दे दिया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जो सब आप और मैं समझते हैं इस बात को, पढ़े लिखे पाकिस्तानी भी समझते हैं। तो मुसलमान को 1.5 वोट किस बुनियाद पे देंगे भाई आप? ऑन व्हाट बेसिस? दैट्स राइट, इट मेक्स नो सेंस। और अच्छा 33 उस वक्त मुसलमानों की आबादी आपने कहा 25% थी, मेरा ख्याल है 25 से भी शायद कम थी। तो उसमें क्या आप स्टेट्स को भी शामिल कर रहे हैं? नहीं, 24 पॉइंट कुछ थी, मतलब उसे हम 25 के करीब कह सकते हैं, ओके, बट नॉट 25 येट, उससे जरा कम थी। सही, ठीक। तो जिन्ना साहब के जो 14 पॉइंट्स थे उनको फिर आप कैसे तनकीदी नजर से देखेंगे? और पाकिस्तान में वही बात है कि उनको कभी तनकीदी नजर से नहीं देखा जाता। पाकिस्तान में तनकीदी नजर का रवाज ही नहीं है भाई साहब, यही तो मसला है। जिस दिन इनको समझ आ जाएगी कि एविडेंस और उसको इवेल्युएट करना पड़ता है, ये नहीं कि आप अनक्रिटिकली हर बात अपने नैरेटिव में फिट कर दें। अब आपकी और मेरी बहस हुई है, लेट्स से हम दोनों इनवाइट करते हैं, हमारे पाकिस्तान सिकंदर याद साहब को इनवाइट कर लेते हैं, किसी और लीडिंग आपके पॉलिटिकल साइंटिस्ट को कर लेते हैं, हिस्टोरियंस को कर लेते हैं, मुझे बताएं, हम तीनों चार बैठ जाते हैं एक पैनल डिस्कशन में, व्हाट इज एंटी मुस्लिम इन दिस? जबकि पूरा एक मुस्लिम फैक्शन इसको एक्सेप्ट कर गया था और नेहरू रिपोर्ट के अंदर मुसलमानों, हमारे फॉरेन मिनिस्टर उनके दादा जो हैं वो इसके कंपाइल करने में वो उनका नाम वहां पे दस्तखत है। तो ये एंटी मुस्लिम और ये और वो, पाकिस्तान की स्कॉलरशिप का दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, इस वजह से कि इनके अंदर कैपेसिटी नहीं है एक क्रिटिकल इंडिपेंडेंट रिसर्च करने की। ये प्रॉब्लम है। दैट्स राइट। तो सर अल्लामा इकबाल का मैं वो देख रहा था 1930 वाला खुतबा, उसकी बड़ी बात की जाती है पाकिस्तान में। लेकिन उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की, एक तो पिटफॉल उन्होंने कहा कि ये पिटफॉल है जो लखनऊ पैक्ट है, जी जी बिल्कुल। यहाँ तक भी कहा कि इंडिया इज द ग्रेटेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड। अब वो जिना देखे, इकबाल की जो है ना लफाजी, वो एक पोइट की है। अगर आप उनको एक क्या कहते हैं बैलेंस पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पे या पॉलिटिकल, तो वो आपको नहीं मिलेगा। ही स्पीक्स लाइक अ पोएट। ग्रेटेस्ट मुस्लिम कंट्री भी कह दिया और साथ साथ कहा कि ये नॉर्थ वेस्ट में एक अलग स्टेट भी बन जाए। तो ये क्योटिक थिंकिंग है ना। अगर इंडिया इज द ग्रेटेस्ट मुस्लिम कंट्री, तो फिर तो वहां पे मुसलमानों को उसकी आजादी में आगे आगे हिस्सा लेना चाहिए ना। उसको तो वो अलग करना चाहते थे। तो आप इकबाल की, लेकिन इट इज गुड टू पुट ऑन रिकॉर्ड कि जब ये लखनऊ पैक्ट आया था तो पंजाब और बंगाल के अंदर इसको अपोज किया गया था, क्योंकि उनकी मेजॉरिटीज को
कुर्बान किया गया माइनॉरिटी प्रोविंसेस की सीटें बढ़ाने के लिए, डबल करवाने के लिए। तो ये ऑलराइट। सारी बैकग्राउंड है। और 14 पॉइंट्स का यार कोई मायने नहीं है कि आप 33% डिमांड कर रहे हैं। और एक और बात ये भी था कि वो जो सेपरेट इलेक्टेड्स दे विल कंटिन्यू दैट्स राइट। अंटिल, हाँ ये भी है कि दे विल कंटिन्यू विद सेपरेट इलेक्टेड्स। और सर नेहरू रिपोर्ट में जैसे आपने भी जिक्र किया, उसमें फुल रिलीजियस फ्रीडम की बात की गई हाँ और बिल्कुल। इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन की बात की गई। तो जिन्ना हाँ, साहब के 14 पॉइंट्स में तो ये बातें नहीं है। जिन्ना साहब के वो 14 पॉइंट्स एक्चुअली जिन्ना के हैं भी नहीं। इट हम्म, इज द कलेक्टिव अग्रीमेंट, नाम जिन्ना का दिया जाता है बिकॉज ही प्रेजेंटेड देम, दैट्स द ओनली रीजन। ऑलराइट। और ये बिल्कुल अनरीजनेबल थे 14 पॉइंट्स। आज जो आपकी मेरी बात हो गई है, इसके बाद बहस की जरूरत ही नहीं है। ऑन व्हाट ग्राउंड शुड मुस्लिम्स हैव 33% इन द प्रोविंसेस? क्योंकि कुछ प्रोविंसेस में तो वो 7% थे, यानी मद्रास के अंदर, और कुछ प्रोविंसेस में 8-9% थे। ये डिमांड करने का मतलब ही ये है कि आपने नेहरू रिपोर्ट को अपोज करने के लिए ये पॉइंट्स बना लिए हैं। यूपी और में सर 14% थे वो, आई नो और ये भी कहा जाता है कि वो ओनली 14% थे, लेकिन वो 40% जमीन के मालिक थे। जो प्रॉपर्टी थी वो उनके पास, उनके उनके जो प्रोपोर्शन बनता है उससे ज्यादा थी काफी। बहुत ज्यादा थी। क्योंकि देखिए, मुगल एम्पायर जब खत्म हुई है तो उनकी सारी जमीनें तो नहीं ना ले ली, जो सर सैयद और जो लॉयलिस्ट थे। अच्छा, एक और बात बता दें जो इट इज वेरी गुड, वी शुड नॉट फॉरगेट, कि ये नेहरू रिपोर्ट को वो क्या कहते हैं, राजा साहब महमूदाबाद ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने नोट किया है कि द फाइनेंसियर ऑफ द मुस्लिम लीग, या राजा साहब महमूदाबाद, ऑल्सो एक्सेप्टेड द नेहरू रिपोर्ट। तो मुस्लिम लीग के अंदर जो एक पूरा फैक्शन इसके हक में था, और मुस्लिम लीग के जो क्लोजेस्ट एलाइज थे जिना के, जो फाइनेंस करते थे, वो भी इसके हक में थे। तो ये सारी, अगर हमने ये जिना की किताब लिखी इसलिए गई है टू करेक्ट द डिस्टॉर्शंस व्हिच हैव टेकन प्लेस। अच्छा सर, आपने सिकंदर हयात साहब की बात की जो आजकल जी लाहौर में पढ़ाते हैं एफसी कॉलेज में। जी मैंने जी, उनको अप्रोच किया था डॉक्टर नईम कुरैशी साहब के थ्रू कि मैं ठीक उनका है, इंटरव्यू करना चाह रहा हूं, तो उन्होंने कहा जी मैं इंटरव्यू नहीं देता। ठीक है। तो सर कोई फाइनल थॉट्स हो इन दोनों इश्यूज के हवाले से, नेहरू रिपोर्ट नहीं, और जिन्ना के जो आपने अब 14 पॉइंट्स हैं। सिकंदर सिकंदर याद साहब की बात की है। हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने सिकंदर याद साहब को कहा था कि इश्तियाक जो हैं ये एफसी कॉलेज के फॉर्मर स्टूडेंट हैं, और मैं वहाँ पे मुझे गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है एफसी कॉलेज में। जी मेरे थ्रू आउट माई 4 years मुझे ऑनरेबल मेंशन भी मिला है। तो जिन्ना साहब की किताब आई है, आप एफसी कॉलेज के फोरम से एक पैनल डिस्कशन करवाएं, तो ही रिफ्यूज टू डू दैट। अच्छा। हाँ, ये मैंने, क्योंकि आपने बात कर दी है तो हम भी इसको पब्लिक में ले आए कि उनको अप्रोच किया गया कि आप इस किताब की के ऊपर एक पैनल डिस्कशन करवाएं, एंड ही रिजेक्टेड इट। तो ये है हाल हमारे मतलब स्कॉलर्स का, पैनल, दोस्तों का। जी हाँ, पैनल डिस्कशन का मतलब ये तो नहीं है ना कि हर बंदा उसकी तारीफ करेगा। कोई अगर नहीं तारीफ करेगा, कोई तनकीद भी करेगा, तो ये तो एकेडमिक नहीं, एक्सरसाइज है। जी। सिकंदर याद साहब को पूरा चांस था कि वो अपनी जो तनकीद है उस किताब पे कर सकते, लेकिन बिल्कुल उन्होंने सही। मेरा डिस्कशन ही नहीं वहां होने दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन मैं उनका एहतराम करता हूँ कि उन्होंने जो किताब लिखी है उसमें बड़ी कोशिश की है जिन्ना साहब को एक पॉलिटिकल साइंस के एंगल से, वहां पे उन्होंने वो क्या कहते हैं, जो है ना, 2-3 theories ऑफ लीडरशिप, उसके हवाले से उन्होंने कोशिश भी की है, और उसको उसकी मैंने तारीफ की है कि ही हैज ट्राइड टू ब्रिंग एन एनालिटिकल एंगल इन हिज बुक। तो मैंने तो पूरे एहतराम से उनको कोट भी किया है किताब के अंदर। जी लेकिन मेरी भी, अब ये, हाँ, अब ये जी मेरे उनके भी ऊपर है उनसे, ना। जी जी, बिल्कुल। मेरा भी उनसे काफी पुराना ताल्लुक है। कायदे आजम यूनिवर्सिटी में वो होते थे, तो हमारा आईआर डिपार्टमेंट ऊपर के फ्लोर पे था और हिस्ट्री नीचे था। तो मैंने भी उनसे काफी इस्तेफादा किया। बड़े सोफिस्टिकेटेड आदमी हैं, लेकिन मुझे बस ये अफसोस है कि वो इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं हुए। तो अच्छी बात और होगी मुझे अगर दुख मैं है, दोबारा भी उनको अप्रोच करूंगा और कि यार मुझे ये दुख है। चीजें जो हैं, अगर हम्म, स्कॉलर्स नहीं आएंगे इंटरव्यू के लिए तो फिर कौन आएगा।
एक और बार, और मुझे दुख है कि मैं उनकी किताब का एहतराम करता हूँ और मैंने उनको कोट भी किया है, लेकिन एफसी कॉलेज में जब उन्हें रिक्वेस्ट की गई तो उन्होंने उसे ओवर रूल कर दिया। व्हाट कैन आई डू भाई? हाँ, सो थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।